हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करेंगे बाल विकास के चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम यहां जानेंगे आपके वृद्धि एवं विकास से संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप किसी भी पात्रता परीक्षा में, अध्यापक पात्रता परीक्षा में आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं। 2021-22 में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि हमने आपको यहाँ पर लगातार कंटिन्यूस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस होंगे आपके, ये सीरीज को आपका टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज है और ये आपका सेट है 18। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को। ऐसा ना सोचें कि वो पास हो जाएंगे तो क्या सोचेंगे। भाई सभी का यहाँ पर सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी को यहाँ पर बराबरी का मिलना चाहिए क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके यहाँ पर सीरीज को क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पर स्क्रीन पर है, तो स्क्रीन पर रीड करते हुए आप इनका जवाब देंगे। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होते हैं, यानी कि जो जटिल समाजीकरण होते हैं वो किस प्रक्रिया में होते हैं या किस स्टेज में होते हैं। हम लोग मुख्य रूप से कितने स्टेज जानते हैं हम लोग, जैसे कि आपका ये व्यक्ति के पूरे जीवन में होते हैं, या किशोरावस्था के दौरान होता है, या पूर्व बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, या बाल्यावस्था जैसे कि आप समझते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे ज़्यादा बच्चा कब एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम करता है या उसका जो सोशलाइजेशन होता है कब सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फील होती है। तो वो क्या होती है, व्यक्ति के पूरे जीवन में नहीं, बल्कि वो समझदार हो जाता है तो उस टाइम तो वो अपना आप आसानी से सरलता एडजस्ट कर लेता है। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा भी क्या मजे में मस्ती कर रहा है। प्रौढ़ावस्था के दौरान यहाँ पर तो हो चुका होता है सामाजिकरण, यहाँ पे कोई ऐसी बात होती नहीं। तो बस केवल कौन सी अवस्था है, वो गहन है और जटिल अवस्था है। कौन सी गहन और जटिल अवस्था, किशोर अवस्था के दौरान ऐसा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और चेंजेस भी यहीं आता है, सारे चेंजेस भी आते हैं और उसके फिजिकल मेंटली सारे चेंजेस यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। समवयस्क समूह मतलब जो एज ग्रुप के होते हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। यहाँ पर किस एज ग्रुप में यहाँ पर किस अवस्था में बच्चे अपने सेम एज ग्रुप के सदस्य बनते हैं। तो सक्रिय सदस्य वो भी एक्टिव मेंबर बनते हैं। क्या पूर्व बाल्यावस्था प्री चाइल्डहुड या बाल्यावस्था चाइल्डहुडनेस, या किशोरावस्था एडोलसेंस, या प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। तो यहाँ पर आपको जवाब बताना है कि कब यहाँ पर पीयर ग्रुप के सदस्य बनते हैं। पीयर ग्रुप मतलब जहाँ पर एज एक ही सेम एज ग्रुप के बच्चे पाए जाते हैं या दोस्त, आपसी दोस्त भाईचारा बहुत सारा होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं होता, बाल्यावस्था में नहीं होता, प्रौढ़ावस्था नहीं होता, एडल्ट में नहीं होता, बल्कि किस में होता है, एडोलसेंस में होते हैं। कहाँ होते हैं, एडोलसेंस किशोरावस्था में। ये सक्रिय सदस्य होते हैं अपने पीयर ग्रुप के। कैसे होते हैं, समवयस्क समूह। समवयस्क समूह कहे सेम एज ग्रुप, कैसा सेम एज ग्रुप के यहाँ पर ये सदस्य होते हैं, है ना। क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। मतलब यहाँ पर मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध, जिज्ञासा है जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, उसमें जिज्ञासा का संबंध किससे पाया जाता है। क्या भय से, क्या घृणा से, या आश्चर्य से, या भूख से। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है किससे संबंध पाया जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हमारे यहाँ पर है, जिसमें भय है, डर, फियर, घृणा, किसी से हेट, या भूख, हंगर, या फिर स्ट्रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो का संबंध पाया जाता है किससे, मूल प्रवृत्ति है जिसमें जिज्ञासा का संबंध हमारा किससे होता है, भय से बिल्कुल नहीं, घृणा से नहीं, भूख से बिल्कुल नहीं होगा, आश्चर्य से होगा। कैसे होगा, आश्चर्य। इसका क्वेश्चन का 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्या है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया। कैसी है, धीमी प्रक्रिया है या धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे हमारा विकास होता है। उस मनोवैज्ञानिक का, साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो कॉल्सेनिक, पियाजे, या स्किनर, या हार्लॉक।
मेरे यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो वो अपना यहाँ पर जवाब बता सकते हैं आसानी से, सरलता से, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर जो लेकर आता हूँ आपके यहाँ पर यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, रिट और आपके डीएसएसपी मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। तो यहाँ पर एवरीडे हम लोग आपके लिए कुछ रिसर्च करके लेकर आते हैं क्वेश्चनों का, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, आपकी कोई भी किसी भी परीक्षा में आप कहीं भी चूक ना पाओ, अपनी सफलता के झंडे आप गाड़ सको, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये धीमी धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? कॉल सैनिक ने, या पियाजे ने, या स्किनर ने, या हार्लॉक ने? तो कॉल सैनिक ने कहा, नहीं कहा। पियाजे ने कहा, बिल्कुल नहीं कहा। स्किनर ने कहा, इन्होंने तो ये बात बिल्कुल नहीं कही, बल्कि किसने कही? हार्लॉक ने कहा। हार्लॉक ने क्या कहा? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। क्या कहा हार्लॉक ने? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या किससे होता है? यदि विकास की बात करते, किस में बात करें? विकास में वृद्धि से तात्पर्य जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पर ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ का संबंध क्या है? देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, डेवलपमेंट के अंदर हम ग्रोथ को पूछ रहे हैं। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि, मतलब आपकी नॉलेज में वृद्धि होती है, नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। तो क्या उसे हम लोग डेवलपमेंट इन ग्रोथ कहते हैं? क्या इमोशंस में इंक्रीमेंट होता है, क्या वो डेवलपमेंट इन ग्रोथ कहलाते हैं? या आपके वेट में इंक्रीमेंट होते हैं, क्या वो डेवलपमेंट इन ग्रोथ कहलाते हैं? क्या आपके साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो आपका डेवलपमेंट ग्रोथ कहलाता है? तो ये आपका ज्ञान में वृद्धि अकेले इसमें नहीं होता, संवेग में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, वजन में वृद्धि बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्किल में जो आपका परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास में वृद्धि कहते हैं। देखिए ये जो देखिए दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं और इनको अंडरस्टैंड पूछ रहा है, कह रहा है डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ को, केवल ग्रोथ को नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे और ग्रोथ के देखते ही सीधे इसमें तीसरा ऑप्शन लगाएंगे, और जबकि ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या होगा इसमें? फोर्थ हो जाएगा आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता है? हमें यहाँ पर एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है। किसके? एडोलेसेंस की किशोर अवस्था की मुख्य समस्या की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें। किसकी बात करें? मुख्य समस्या, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो क्या है? संवेगात्मक समस्या होती है, समायोजन की समस्या होती है, या शारीरिक परिवर्तन की समस्या होती है, या उपयुक्त सभी। देखिए हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया था, पहले बता दिया था हम आपको कि बच्चों में क्या होती है, संवेगों की भी प्रॉब्लम होती है। जो उसके संवेग होते हैं उनमें वो प्रॉपर तरीके से उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता या उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता, है ना। समायोजन की समस्या होती है क्योंकि उसके जो संवेग उन्हीं में जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता, संवेग में नियंत्रण नहीं कर पा रहा, क्या हो रहा, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको। उसके सारे परिवर्तन होता है, उसके बाजुओं में चेंज आता है, उसके हट्टे कट्टे होते हैं शरीर, लड़कियों का शारीरिक परिवर्तन आता है, उसके लड़कियों के हिप्स में चेंज आ जाता है, लड़कों के बाजुओं में चेंज आ जाता है, उनके माथे का साइज, आकार, चेहरों का साइज, आकार चेंज होने लगता है, हाथ पैरों का आकार, साइज चेंज होने लगता है। तो ये बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, है ना। तो ये सारे चेंजेस, उसके शारीरिक परिवर्तन, उसके बॉडी फिजिकल चेंज होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें हम क्या कहते हैं? उपयुक्त सारे चेंजेस इसमें आ जाएंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगी? मुख्य समस्याएं मानी जाती है, जो कि एडोलेसेंस की होती है। जो एडोलेसेंस मतलब 12 से जो हमारे बच्चे यहाँ पर 18 और 19 की एज में होते हैं, उनमें सब ये इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल विकास का सही क्रम बताएंगे हम लोग यहाँ पर। जो यहाँ पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड का, चाइल्ड्स का हमारे, उनका देखते हैं। क्या प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? बिल्कुल नहीं भाई, प्रौढ़ावस्था पहले तो नहीं आती ना, किशोरावस्था भी नहीं आएगी। हमारा क्या होगा, पहले हम लोग बाल्यावस्था लेकर आते हैं, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और ये भी इससे क्या होता है, हमारा भ्रूणावस्था होती है। पहले भ्रूणावस्था आती है ना। भ्रूणावस्था से बाद में बच्चे का जब जन्म हो जाता है, तो यहाँ पर वो शैशवावस्था में आ जाता है। किस में आ जाता है? शैशवावस्था में आ जाता है। उसके बाद वो बाल्यावस्था में आता है। किस में आता है? बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था के बाद वो किशोरावस्था में जाता है। किस में जाता है? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था के बाद में बच्चे का जो आगे प्रोग्रेस होता है, वो यहाँ से किस में जाता है? प्रौढ़ावस्था में जाते हैं। तो ये प्रक्रिया आप देखिए यहाँ पर किस में, यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिए, जिस ऑप्शन में आपका वही आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने
इसमें तो है नहीं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, देखिए यहाँ पर ये 2 स्टेज तो दिखाई नहीं रही, तो इसके बाद कौन सी है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये आपके सिस्टमेटिक तरीके से हमने यहाँ पर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, है ना, बिल्कुल तीसरा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है, मैंने अभी आपसे बात किया है, अभी मैंने आपको देखिए हिंट भी दिया था क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, उसमें आपने जवाब भी ढूंढ लिया होगा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। बच्चे का जन्म, देखिए बच्चे का जन्म कब से होता है, जब वो माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ में आता है, ठीक है, बच्चे का यहीं से क्या होता है, विकास का क्रम शुरू हो जाता है। देखिए माँ के गर्भ में आता है, छोटा सा भ्रूण होता है, एक बिंदु से, एक आलपिन के बराबर जो बिंदु होते हैं ना, पॉइंट, उसके बराबर होते हैं, मात्र एक पॉइंट के बराबर होते हैं, और तब से उसका डेवलपमेंट होते होते धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसका यहाँ पर आँख, नाक, हाथ पैर, सारी चीज़ों का उसका परिवर्तन आने लगता है और चेंजेस आने लगते हैं, तो यही उसका यहाँ परिवर्तन आने लगता है। तो उत्तर बाल्यावस्था नहीं होगा इसका, सहसावस्था भी नहीं होगा, पूर्व बाल्यावस्था भी नहीं होगा, बल्कि विकास कहाँ से होता है, इसका पूर्व प्रसव अवस्था से माना जाता है। कब से माना जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था से इसका विकास माना जाता है। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, पूरा नाम देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग, तो यहाँ पर याद रखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग, कोहलाबारी, कोलाबारी याद करके सॉन्ग्स हैं, हमने एक इसको थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से रखा हुआ है। तो कोलाबारी, कोलाबारी करके मतलब जब भी कोई डांस करता है, करती है, तो क्या करते हैं, वो नैतिकता का ध्यान रखते हैं। कोलाबारी, कोलाबारी सॉन्ग है ना, कोलाबारी कोलाबारी, तो यहाँ पर जो भी डांस करेगा इस सॉन्ग्स पे, तो वो नैतिकता का ध्यान करेगा, मतलब अपने अच्छे से कपड़े को पहने हुए है, या फिर उसके अपना दुसाला वगैरह जो अपने चुन्नी वगैरह ओढ़े हुए है या नहीं, तो आपको देखिए माइंड में हमेशा याद रखेगा। यदि याद रहे, आपको लगे कि हाँ मैंने ये ट्रिक आपको बताया और आपके माइंड में फिक्स हो गया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर भी पता चल गया होगा, आप सीधे से जवाब दे सकते हैं। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग को जो हम लोग जाने देते हैं विकास के क्षेत्र में के लिए जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास, या शारीरिक विकास, या नैतिक, या कामक विकास, बल्कि हम लोग किस में जानते हैं उनको, अब नैतिकता का ध्यान रखते हैं, तो उस मतलब यह है कि नैतिक विकास के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, उन्हें नैतिक विकास के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, यानी कि जब बालक का जो शारीरिक फिजिकल और उसका क्रियात्मक, यहाँ पर एक्शन डेवलपमेंट, या फिर उसका यहाँ क्या क्या हो सकता है, मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मोटर डेवलपमेंट विकास की दिशा होती है, जो उसकी डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, तो यहाँ पे वही जवाब देना। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, इसे हम लोग बात करें शिरोधमुखी के रूप में भी जाना जाता है, शिरोधमुखी, शिरोकोधमुखी के रूप में हम लोग जानते हैं इसको, शिरोकोधमुखी, याद रखेंगे शिरोकोधमुखी। मैंने आपको हिंट दिया, तो आप इसका जवाब बताइए, देख के बता के समझ के अंडरस्टैंड, और इसे याद रखना शिरोकोधमुखी क्या होता है ना, सिर से पैर या शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये कह रहा है सिर से जो बच्चा होता है, यहाँ ये बच्चा है ना भाई, देखिए बच्चे के मैं थोड़ी पिक्चर बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा हंसने की बात नहीं है, थोड़ा बस ऐसे है, मेरी आर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर से पैर की ओर, मतलब यहाँ पे पहले इसका सिर बड़ा होगा, फिर इसके पैर बड़े हो गए, और फिर शरीर के बाहर से मध्य की ओर, मतलब जो बाहरी अंग है उनका, फिर ये जो इसका बीच का हिस्सा है, धड़ है, शरीर है, ये परिवर्तन होगा, इसमें चेंजेस आएगा। फिर कह रहा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये कह रहा है पहले सिर बड़ा होगा, फिर पैर बड़े हो गए। देखिए यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ है, सिर से पैर, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाए, सिर के बाहर से, ये कह रहा है बाहर से, ये कह रहा है मध्य से, मतलब यहाँ पे पहले उसका धड़ बड़ा होगा, फिर बाकी चीज़ें अंग परिवर्तन आएगा। तो पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये कह रहा है पैर से पहले सिर, कोधमुखी में क्या है कि भाई पैर से सिर की तरफ होता है, ये तो बिल्कुल बात गलत है भाई। सिरो कोधमुखी का मतलब ही क्या है भाई, पहले सिर का परिवर्तन आएगा। अब बचे हमारे पास में दो, तो पहले इसमें सिर से पैर की ओर दोनों ही चीज़ है, लेकिन जो हमारा परिवर्तन होता है, जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसका कौन सा अंग होता है, यहाँ पर बच्चे का यदि अंग हुआ है तो पहले सिर बना, फिर उसके बाद सिर बनने के बाद उसका यहाँ पर शरीर बनेगा, धड़ बनेगा, क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, और हार्ट बनने के बाद बाकी शरीर के अंगों का निर्माण होता है, तो मस्तिष्क वगैरह आपका सबसे पहले बनता है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं निकट दूर, प्रॉक्सी
मोडिस्टल या प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल। सिद्धांत में कि विकास किस प्रकार होता है, प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो यहाँ पर निकट से दूर, अब बिल्कुल ये उसी के पास में है, दोनों सिद्धांत सिरोकोद्मुखी या प्रॉक्सिमल सिद्धांत जो प्रिंसिपल है तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो माँ के गर्भ में बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर इस तरीके से ये बच्चा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अजीब हो गया भाई, यहाँ पर इसे मान लेते हैं बेबी है, तो इसका यहाँ पर चेंज हो रहा है, बॉडी परिवर्तन आ रहा है, इसमें बदलाव आ रहा है, मतलब ये डेवलपमेंट हो रहा है उसके माँ के गर्भ में। तो ये कह रहे हैं कि केंद्र से सिर की ओर होता है, भाई ये कह रहे हैं यहाँ पे पहले इसका क्या होता है, धड़ का निर्माण होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, दोनों ओर बराबर होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर पहले वालों ने जो सिरकोद्मुखी कहते हैं कि वो पहले सिर का निर्माण होता है, लेकिन ये कहते हैं कि क्या पहले धड़ का निर्माण होता है फिर उसके बाद सिरों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर केंद्र से सिरों की ओर होता है, केंद्र से सिरों की ओर इसका निर्माण होता है ना। तो चलिए प्रॉक्सिमल और प्रॉक्सी मोडिस्टल सिद्धांत या निकट से दूर के रूप में हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट किन दो सिद्धांतों के मिलने से होता है, अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण या वंशक्रम एवं वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी बच्चे का, मानव का, किसी का भी डेवलपमेंट होता है तो वो अभिभावक एवं अध्यापक से नहीं होता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से नहीं होता, बल्कि वंशक्रम और वातावरण से होता है। मतलब उसका जो परिवार है, उसका वंश है, जो उसकी हेरिडिटी है, और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। वंशक्रम मतलब हेरिडिटी और वंशक्रम उसका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। किसके होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका परिवर्तन आता है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, विकास का अर्थ, विकास किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर, विकास डेवलपमेंट को क्या माना जाता है। डेवलपमेंट के बारे में बहुत बच्चों का अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको बताना है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पर आपको बताना है विकास का अर्थ। विकास देखिए यहाँ पर कैसा है, एक थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में यहाँ पर पूछा गया है, तो वही आपको बात को बताना है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर मानते हैं। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। देखिए पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप नहीं, अनुभव की बात नहीं यहाँ पर, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। परिपक्वता यहाँ पर विकास के, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप, अच्छा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। विकास देखिए परिपक्वता के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़े से इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वास्तविकता में क्या चीज़ है यहाँ पर, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता सकते हैं इसमें, यहाँ पर विकास के रूप में। तो यहाँ पर हमने 3 तो कट कर ही दिए थे, तो बचा आपका केवल थर्ड, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला के रूप में मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अनुभव एवं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा, अनुभव मतलब अनुभव द्वारा व्यवहार में होना ही अधिगम है। अनुभव है, अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है यही क्या कहलाता है, अधिगम। ये परिभाषा किसने दी है, बर्नहस्ट ने, EAPL ने, गैट्सवे अन्य ने, या स्किनर ने। जो हमारे यहाँ पर अनुभव के द्वारा परिवर्तन होता है तो ये बर्नहस्ट ने कहा है। किसने कहा है, बर्नहस्ट की परिभाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, अधिगमकर्ताओं में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। मतलब जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको उनका क्रोध शांत करने के लिए कैसे किया जाए कि बच्चों को क्रोध आ रहा हो बहुत तेज़ी से, यहाँ पर दांत निकाला बहुत, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके सभी हितों की सुरक्षा करें भले वे अनुचित है। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुचित, यदि कोई अनुचित बात है तो हम लोग उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। मान लें सपोज अगर अपने पड़ोसी दोस्त को, फ्रेंड्स को किताबों से पीट रहा है,
ऐसे नहीं हो सकता ना। तो कुटेंगे ना हम उसको, बच्चे को पकड़ के नहीं, कुटेंगे नहीं, बल्कि समझाएंगे, उसे डराएंगे कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप, ऐसे कैसे नहीं। अब उसका मन कर रहा है नल पे चला जाए, उसका मन कर रहा है टॉयलेट चला जाए, उसका मन कर रहा है जब आप उसे पढ़ाने क्वेश्चन दे रहे हैं तो उस तुरंत क्लास से बाहर चला जाए, तो ऐसे करने दोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले, भाई ये बात मान सकते हैं, उसको अधिक काम दिया जा सकता है ना। आगे भी देख लेते। फिर भी ये सुनिश्चित करें कि कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। भाई हमने क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, कोई वहाँ पर रिलेशंस नहीं बनाने जा रहे हैं हम कि किसी बच्चे को अपना भतीजा बनाएंगे या अपना कोई फ्रेंड्स बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, बल्कि हमारे लिए स्कूल में, क्लास में जो क्लासरूम होती है उसमें सारे बच्चे क्या होते हैं, एक समान होते हैं। हम छोटा या बड़ा नहीं मानते, सभी बच्चों के लिए हम इक्वलेंट रखते वैल्यू, है ना। तो ये हमारे क्या होती है, तो इस तरीके से पक्षपातपूर्ण वाली बात भी गलत है। तो हमारा बस केवल तीसरा इसमें ऑप्शन सही होगा कि उसको अधिक काम दे। बच्चों को यहाँ पर इतना काम देंगे कि बच्चों को क्रोध करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उसे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आसानी से, सरलता से, सिंपली क्या करेंगे हम, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, कितना आपने सही तरीके से समझा है, या मैं इस आपको समझा पाया हूँ प्रॉपर तरीके से। यदि समझा पाए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएगा, अपने जितने भी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, वहाँ पर भी आप पहुँचा सकते हैं, कि यदि आपको लग रहा है कि हाँ हम प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।